गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे क्लास 11th के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स जो है उस काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। और एक्चुअल में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन प्लेन यानी कि मोशन इन 2 डायमेंशन, एंड मोशन इन स्पेस यानी कि मोशन इन 3 डायमेंशन। तो आज हम हमारे पहले पोर्शन को पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, क्या क्या की पॉइंट होंगे आज हमारे पढ़ने के, ये पॉइंट होंगे हमारे क्या क्या। पहले मैकेनिक्स को हम समझेंगे कि मैकेनिक्स क्या होती है, फिर मैकेनिक्स के पार्ट है स्टैटिक काइनेमेटिक और डायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, फिर इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे पॉइंट मास, फिर हम पढ़ेंगे इस मोशन के क्या भैया, इसके हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। ठीक है भाई, है ना, इसके पैरामीटर्स ऑफ मोशन। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैकेनिक्स की बात करें कि देखिए, इसलिए मैंने लिखा ताकि आप नोट्स बनाएं इसी हिसाब से, है ना, नोट्स बनाते चले साथ साथ अपने हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आपको नोट्स तैयार करने हैं। मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स कहेंगे किसे, समझिए। तो देखिए, एक्चुअल में मैकेनिक्स जो होती है ना, ये ब्रांच होती है फिजिक्स की। इट इज ए branch of physics. It is a branch of physics in which we are deal about motion of body and its effect on other part of body या अदर बॉडीज। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील अबाउट द मोशन। मतलब हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें क्या पढ़ा जाता है, पूरा मोशन ऑफ बॉडी पढ़ी जाती है। बॉडी में मोशन होता है, बॉडी रेस्ट पे होती है, उसकी वजह से दूसरी बॉडी पे, अगर एक बॉडी मोशन पे है तो दूसरी बॉडी पे उसके क्या इफेक्ट आएंगे, उन सबको जहाँ पढ़ा जाता है ना, वो ब्रांच कहलाती है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए हमें उसकी 3 ब्रांच को स्टडी करना पड़ता है। पूरी मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए हमें 3 ब्रांच को, पहले स्टैटिक्स मतलब जब बॉडी रेस्ट पे हो तो उस पर क्या क्या फिनोमिना होंगी। तो जहाँ मतलब मैकेनिक्स की वो पार्ट जिसमें हम रेस्ट पे, जब बॉडी रेस्ट पे हो तो उस पर स्टडी करते हैं, उस पर डील करते हैं, तो वो स्टैटिक्स होती है। काइनेमेटिक्स जब बॉडी मोशन में हो, बॉडी अंडरगोज इन मोशन, तो जहाँ अंडरगोज मोशन में जहाँ स्टडी की जाती है वो डायनेमिक्स कहलाती है, काइनेमेटिक्स कहलाती है। और डायनेमिक्स क्या होता है कि कोई एक बॉडी मोशन में है तो उसकी वजह से अदर बॉडी पे या उस बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं कि बॉडी मोशन में है, बॉडी के मोशन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छे से। और डायनेमिक्स में क्या है कि मोशन की वजह से क्या इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, समझ रहे हो। स्टैटिक्स में क्या है, स्टैटिक्स में बॉडी रेस्ट पे है, काइनेमेटिक्स में बॉडी मोशन पे है, और डायनेमिक में मोशन की वजह से बॉडी में क्या चेंज आया, बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं, उनको पढ़ना, वो क्या कहलाता है, डायनेमिक। अब बात करते हैं रेस्ट और मोशन की, कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। हम रेस्ट किसको कहेंगे, रेस्ट। देखिए, मोशन को पढ़ने के लिए हमें एक रेफरेंस जरूरी होता है। एक क्या जरूरी होता है, रेफरेंस मानना जरूरी होता है। अगर रेफरेंस नहीं मानेंगे तो हम मोशन को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, अब समझिए रेस्ट क्या है। रेस्ट है कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन में क्या हो, नो चेंज हो, किसी भी बॉडी के पोजीशन में क्या हो, कोई चेंज नहीं हो, एज कंपेयर टू रेफरेंस, एज कंपेयर टू रेफरेंस। रेफरेंस के कंपेयर में बॉडी में कोई चेंज नहीं हो तो उसे हम कहेंगे रेस्ट पे, उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट पे। और मोशन क्या है, फिर मोशन क्या है, अगर रेफरेंस के रेस्पेक्ट में चेंज हो, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मोशन। ठीक है, अब देखिए समझाता हूं अच्छे से। रेस्ट, we said to a body in rest if
द पोजिशन ऑफ बॉडी डजंट चेंज एज रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। मैंने क्या कहा, वी सेट टू ए बॉडी इन रेस्ट, वी सेट टू ए बॉडी इन रेस्ट व्हेन द पोजिशन ऑफ बॉडी इज डजंट चेंज एज रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। और हम मोशन में कब कहेंगे, वी सेट टू ए बॉडी इन मोशन व्हेन द पोजिशन ऑफ बॉडी इज चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। मतलब समझाता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा रिलेशन के लिए। रिलेशन अगर आपको अच्छे समझ में आता है तो आपको मोशन और रेस्ट दोनों समझ में आएंगे। समझो कि हम स्कूल की बस में बैठ के घर को जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मोशन में हो कि रेस्ट पे हो, आप बताओ। आप कहोगे कि सर हम तो मोशन में हैं क्योंकि हम स्कूल की बस में बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अब आप अपने घर के आसपास पहुंचने वाले, स्कूल से बाहर निकल चुके हो। अगर मैं स्कूल के कंपेयर में बात करूं तो आप बिल्कुल मोशन में हो। पहले आप स्कूल में थे और अब आप कहीं और हो या अपने घर पहुंच चुके हो या अपने घर के आसपास हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसी सीट के बारे में जिस सीट पर आपको बैठे थे, तो आप स्कूल में भी उसी सीट पर बैठे थे और अब जब तक आपका घर नहीं आया तब तक भी आप वहीं बैठे हो। तो सीट के रिस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट पे हो कि नहीं हो। ऐसे एक ड्राइवर की बात करें, एक गाड़ी में एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो अगर कोई बाहर खड़ा आदमी देखेगा उस ड्राइवर को तो वो बिल्कुल मोशन में है, लेकिन अंदर कोई पैसेंजर उसके साथ बैठा है, ड्राइवर के साथ में बैठा है, आप ही बैठे हो, तो आपके हिसाब से ड्राइवर चल रहा है कि रुका हुआ है, आपको बिल्कुल उसी सीट पे बैठा हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी कहानी क्या है, रेफरेंस की। हमने रेफरेंस किसको माना है, अगर हमने रेफरेंस माना, अब फिलहाल में हम लोग मोशन में है कि रेस्ट में है। आप कहोगे कि सर हम तो बैठे हुए रेस्ट पे हो। नहीं, अगर मैं बात करूं कि अर्थ घूम रही है तो आप दूसरे प्लेनेट के कंपेयर में देखोगे तो आप मोशन पे हो, लेकिन आप अगर अपने ही घर के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आप क्या हो, रेस्ट पे हो। तो सारी कहानी रेफरेंस पे डिपेंड करती है। हम जिस रेफरेंस को मान रहे हैं उस रेफरेंस के बेसिस पर देखें अगर हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, जिस भी रेफरेंस को हमने माना, अगर उस रेफरेंस के बेसिस पर अगर हमारी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम मोशन में है, और अगर नहीं हो रही है तो हम रेस्ट पे। ये सारी कहानी है। तो मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव है, डिपेंड करते हैं कि आपने रेफरेंस क्या लिया है। रेफरेंस क्या लिया है, मैंने अभी आपको बताया कि एक कार चल रही है, ड्राइवर कार चला रहा है, मान लो उसमें एक पैसेंजर बैठा हुआ है। पैसेंजर के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ड्राइवर जो है रेस्ट पे है क्योंकि वो बैठा था तब भी गाड़ी में, तब भी गाड़ी में। लेकिन अगर बाहर खड़े किसी आदमी के रेस्पेक्ट में बात करें तो बिल्कुल पैसेंजर और ड्राइवर दोनों ही क्या चल रहे हैं, मोशन में है। दोनों किसमें है, मोशन में है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट मास की। देखिए पॉइंट मास कहेंगे किसे, पॉइंट मास कहेंगे किसे, ये बहुत काम की चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंटों को पॉइंट मास समझ में नहीं आता है कि सर पॉइंट मास हमें समझ में नहीं आया, ये हमें थोड़ा समझा दो। मेन टॉपिक आज मेरा फोकस इसी पर रहेगा। पॉइंट मास क्या है, तो देखिए किसी बॉडी के मास को पॉइंट मास तब कहेंगे जब हम उस बॉडी की लेंथ को, उस बॉडी की, और पॉइंट मास कब यूज होता है, मोशन में। किसमें यूज होता है, मोशन में। जब कोई बॉडी मोशन में हो और उसका जो मोशन का जो पाथ है, उसका जो मोशन का जो पाथ है, जो लेंथ है, जो ट्रेवल कर रहा है, वो उसके कंपेयर में बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, तो हम उसके मास को क्या कहेंगे, पॉइंट मास कहेंगे। समझा देते हैं, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। कैसे, देखिए मान लो ये दिल्ली है और ये जयपुर है, इनके बीच की दूरी है 120 किलोमीटर। और मान लो एक ट्रेन है, मान लो एक ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस से, मान लो एक ट्रेन है भैया शताब्दी एक्सप्रेस से, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ट्रेन है, ठीक। मान लो ये है 300 मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी है, 300, और ये कितने हो गए, इतने मीटर लंबी, ठीक। ट्रैक, अब ये ट्रेन यहाँ से चली और जयपुर पहुँच गई, जयपुर पहुँच गई, तो हम क्या कहते हैं, मान लो ट्रेन 4 बजे जयपुर पहुँची है, तो हम ये कहते हैं क्या कि भाई ट्रेन का जो इंजन है ना वो तो 4 बजे पहुँचा था, और जो पीछे का जो डब्बा है, गार्ड का डब्बा है, वो 4:02 पे पहुँचा था। ऐसा कहते हैं क्या, नहीं। हम क्या कहते हैं कि भाई नहीं, पूरी की पूरी ट्रेन ही 4 बजे पहुँच गई जयपुर, पूरी की पूरी ट्रेन ही 4 बजे पहुँच गई जयपुर, ऐसा ही कहते हैं ना। ऐसा तो नहीं कहते, जबकि 300 मीटर लंबी है ये, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि 4 बजे पहुंची। क्यों, ऐसा क्यों कहा हमने, क्योंकि ये जो है ना डिस्टेंस, इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है। तो हम ट्रेन को क्या मान लिया, हमने एक पॉइंट मास मान लिया कि एक पॉइंट ये है, जैसे यहाँ से वो पॉइंट उठा था और यहाँ पर वो पॉइंट पहुँच गया,
यहाँ पर वो पॉइंट पहुँच गया। आ रही बात समझ में? हमने ट्रेन की लेंथ को कंसिडर नहीं किया ना, हमने उसको पूरी को पूरी एक जगह माना ना, उसके मास को सेंट्रोइड माना कि नहीं माना, ये है सारी कहानी। तो मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ उसकी मोशन के पाथ की लेंथ के कंपेरिजन में बहुत छोटी हो तो उसके पूरे मास को क्या मान लिया जाता है? एक पॉइंट मान लिया जाता है। उसको मान लिया जाता है कि उसका सारा जो मास है वो एक पॉइंट है, वो उसको बहुत छोटा मान लिया जाता है। इसको हम कहते हैं पॉइंट मास। इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट मास। सारे मास को हम एक पॉइंट पे मान लेते हैं। क्लियर है भैया? ऐसा तो नहीं कहते कि भाई यहाँ ट्रेन का यहाँ मास अलग है, मतलब ये ट्रेन पहुंची 4:01 पे और भाई इंजन पहुंचा 4 गाड़ी का डब्बा 4:05 पे, ऐसा नहीं कहते ना। पूरी ट्रेन की बात करते हैं ना। हमसे कोई पूछता तो हम ये कहते हैं, ये थोड़ी नहीं कहते हैं कि भाई ऐसा है, इंजन तो पहुंच गया था 4 बजे और हमारा डब्बा जो है 4:02 पे स्टेशन पहुंचा था, ऐसा तो नहीं कहते ना। हम यही कहते हैं कि हाँ भाई 4 बजे 4:02 पे जितने भी बजे ट्रेन पहुंची उतनी ट्रेन। क्यों? क्योंकि लेंथ बहुत छोटी है ट्रेन की एज कम्पेयर टू उसके पूरे पाथ के। ठीक है, तो ये था पॉइंट मास का रिलेशन। अब बात करते हैं कि इनको कहते हैं पैरामीटर्स। आप अच्छे से हेडिंग लगा लिखेंगे, पैरामीटर्स ऑफ वन डायमेंशन मोशन या मोशन के पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स में सबसे पहला क्या आता है? पोजीशन। पोजीशन किसे कहेंगे? तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट, पहली बात हम पॉइंट मास मान के चलेंगे, ध्यान रख लेना। तो कोई भी बॉडी जिसको हमने पॉइंट मास माना है, जिसमें हमने क्या माना है? पॉइंट मास, उसकी पोजीशन वो होगी जहां वो रेफरेंस पॉइंट से अपनी कोई पोजीशन बनाए रखी हो या रेफरेंस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, यानी कि पोजीशन हम क्या कहेंगे? पोजीशन इज डिफाइंड बाय ए पॉइंट मास ऑफ बॉडी या ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। और इस रेफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? इस रेफरेंस को हम नाम देते हैं ओरिजिन। क्या नाम देते हैं? ओरिजिन। कि ओरिजिन से कोई बॉडी किस डिस्टेंस पे है, किस जगह पे है, उसकी पोजीशन जो है वो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है। ओरिजिन से क्या है? डिस्टेंस। बोलो क्लियर है? तो पोजीशन आपको समझ में आ गया। जनरली पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम इसे आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मान लो ये m1 मास है, यहाँ से तो हम क्या कहेंगे कि इट्स r1 वेक्टर। क्या कहेंगे? r1 वेक्टर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो पोजीशन समझ में आया। पोजीशन क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डिस्टेंस क्या है, वो उसकी क्या है भैया? पोजीशन है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है डिस्टेंस। अगला क्या है? डिस्टेंस। तो मैंने क्या कहा था? डिस्टेंस। देखो सीधी सी बात है, मोशन को यानी कि मोशन, अगर कोई बॉडी की पोजीशन में चेंज हो रहा है, किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो उस पोजीशन में चेंज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी होती है। कितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है? दो। एक होती है डिस्टेंस और दूसरी होती है डिस्प्लेसमेंट। किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी होती है, पहली डिस्टेंस और दूसरी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसको कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? देखिए डिस्टेंस क्या होता है कि अगर बॉडी अपने ओरिजिन यानी कि अपने रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मूव कर रही है तो उसकी टोटल पाथ लेंथ क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। इफ ए बॉडी इन अंडरगोज मोशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, देन द टोटल पाथ लेंथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। बोलो क्लियर है? क्या कहा मैंने? डिस्टेंस क्या कहा भाई? बताओ डिस्टेंस के बारे में मैंने क्या कहा? इफ ए बॉडी इन अंडरगोज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। मैंने क्या कहा? इफ ए बॉडी undergo into motion with respect to reference, then the total path length covered by the object या body is known as distance. It is a scalar quantity. अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी मीटर और डायमेंशन क्या होगी? एल की 1। याद रह जाएगा क्या है? टोटल पाथ लेंथ। covered by a body in its motion is known as distance।
और बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इफ ए बॉडी, अच्छा सुनना ध्यान से, इफ ए बॉडी, जैसे फिर मैं कह सकता हूँ सिंपल, द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट in a motion, in undergo a motion of body is known as displacement। या मैं कह सकता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन मोशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। या फिर मैं कह सकता हूँ कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है? याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा? सबसे अच्छा यही है, द फाइनल डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन मोशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशन सेम, यूनिट सेम, बस फर्क क्या हुआ कि उसमें क्या था टोटल पाथ लेंथ और इसमें फाइनल और इनिशियल। थोड़ा समझाता हूँ कैसे, थोड़ा फर्क देखिए कि मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है ऐसे और ऐसे आता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये घूम के गया है, ये टोटल पाथ लेंथ है, ये तो है भैया क्या इसकी डिस्टेंस, और ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट। दोनों में मतलब समझ में आ रहा होगा, और हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कल की वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से नए तरीके से, कोई समस्या नहीं है। आज जितना पढ़ा है इनका आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद आपको मुझे सेंड करना है, आपको मुझे क्या करना है सेंड करने। मैं देखूंगा कि आप कितनी लैंग्वेज को पकड़ पाते हो, ठीक है। शाम तक मुझे मेरे पास सभी के नोट्स आ जाने चाहिए, जिसके नोट्स नहीं आएंगे मैं पर्सनली उन सबको आज कॉल करूँगा, उनके पेरेंट्स से बात करूँगा, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।